हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो यहाँ पर हम लोग ईथर्स हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था। ईथर क्या था? आपका एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप था जिसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों साइड, ठीक है ना, क्या है? एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स हैं, आप ये बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोकार्बन की चेन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ईथर्स पर हम लोगों ने बात की थी और कुछ कंपाउंड्स का हमने यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी किया था कॉमन सिस्टम से एंड आईयूपीएसी से, ठीक है ना, यानी आईयूपीएसी सिस्टम से, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन में हमने दो क्लासेस यहाँ पर देखी थी। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल एंड द सेकेंड वन इज अनसिमेट्रिकल, यानी कि एक था आपका सममित ईथर का और दूसरा था असममित। सममित क्या होता है? सममित कोई चीज ऐसी है जिसका फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ के एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं सममिति में। सिमेट्रिकल में तो वैसा ही आपने देखा था जब आपने ऑक्सीजन के दोनों साइड ग्रुप्स देखे, तो अगर सिमिलर ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, और आप कह सकते हैं कि दोनों एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के समान हैं, तो वो सिमेट्रिकल ईथर आपका कहलाएगा। सेकेंड वन अनसिमेट्रिकल ईथर में आप बोलते हैं जो फर्स्ट हाफ है वो सेकेंड हाफ के इक्वल नहीं है और एग्जैक्ट कॉपी नहीं है या सेम नहीं है उसके, तो आप उनको अनसिमेट्रिकल या असममित कहते हैं, यानी कि एक भाग जो है उसका वो दूसरे भाग के समान नहीं है। तो आपने देखा ऑक्सीजन के एक साइड जो एल्काइल ग्रुप है वो दूसरी साइड के एल्काइल ग्रुप से भिन्न आ रहा था, तो इसके कुछ आपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे आपका C2H5O C2H5, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों साइड इथाइल ग्रुप है जिसको आप डाइथाइल ईथर कह रहे थे, तो ये आपका क्या है? ये सिमेट्रिकल ईथर आपका हो जाएगा। वहीं पर C2H5O CH3 एक साइड मिथाइल ग्रुप है और एक साइड आपका इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल ईथर जिसको आप कह रहे हैं, या फिर इसको मिथॉक्सी इथेन भी आप कह रहे थे, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों साइड अलग अलग एल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। नॉमेनक्लेचर सेम वैसे ही जैसे अभी तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते आए हैं, कॉमन सिस्टम से एंड आईयूपीएसी से। जैसे मैंने आपको बोला, एक कोई आपका घर का नाम होता है एंड दूसरा आपका एक ऑफिशियल नेम होता है जो रजिस्टर्ड होता है सभी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें कंपाउंड्स के दो नाम देखने को मिल रहे हैं। एक कॉमन सिस्टम से जो बताता है, उसका सोर्स बता सकता है, ओरिजिन बता सकता है, वहीं दूसरा जो है उसका आईयूपीएसी से यानी आईयूपीएसी ने जो सजेस्ट किया है वो नाम है जो सभी जगह चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने दोनों विधियों से उनके नाम देखे थे। देन हम लोग आए थे प्रिपरेशन पर, जिसको विरचन की विधियां भी आपका कहा जा रहा था, ठीक है ना। तो विरचन में आपका पहला था बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और आप हिंदी में क्या लिखते हैं एल्कोहलों के निर्जलन से, ठीक है ना। हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग लिख लीजिए एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, ठीक है। तो पहली चीज तो टॉपिक से ही क्लियर हो जाती है कि आपके पास रिएक्टेंट के रूप में एक अल्कोहल होगा, और निर्जलन का मतलब क्या है? अल्कोहल से H2O यानी कि जल आपका अलग हो रहा होगा। डिहाइड्रेशन, जब हम लोग कभी ऐसे बोलते हैं हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, दैट मीन्स अब आप बोल सकते हो कि पानी की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपको करना है, अल्कोहल से वो H2O को हटाना है और जिससे फिर ईथर आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर एक अल्कोहल था, इथेनॉल हमने लिया था, और इसका होता क्या है? प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में निर्जलन कराया जाता है। प्रोटिक एसिड जैसे H2SO4 आपने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर तापमान का प्रभाव आपको देखना पड़ेगा। तापमान कम है या ज्यादा है, उस आधार पर आपका प्रोडक्ट बदल सकता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी विद सेम रिएक्टेंट, यानी अल्कोहल आपका सेम रहेगा,
कैटलिस्ट आपका सेम है, बस आपने टेम्परेचर चेंज किया और टेम्परेचर में डिफरेंस आने के कारण आपका प्रोडक्ट यहाँ चेंज हो गया। समझ रहे हैं? हमें क्या बनाना है, हमें दिस वन, ये वाला आपका कंपाउंड बनाना है, यानी ईथर बनाना है हमें, उससे हमें मतलब ही नहीं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब किसी अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर आपका यहाँ पर गर्म कर रहे हैं तो ईथीन हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, और वहीं पर आपका जो सेम अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन टेम्परेचर पर अगर गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ईथर प्राप्त हो रहा है। तो हमें इस ईथर को बनाना है। समझ रहे हैं ना, यानी ये वाली रिएक्शन लेकर के चलेंगे। तो आप इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म समझिए, यानी हो क्या रहा है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि इसमें मैकेनिज्म में आपका ये होगा SN2 मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना। क्या होती है बच्चे? SN2 क्रियाविधि ये होती है आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या थे, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल की बात होती है, उनमें से एक को ही हम ले लेंगे। यहाँ पर C2H5OH हमने अल्कोहल ले लिया, ठीक है। देन H2SO4 जो आपने लिया था, ठीक है, अम्ल की प्रवृत्ति आप क्या कहते हो, H+ आयन देने की होती है, तो इससे आपका आया H+ आयन, ठीक है। ये H+ आयन कहाँ, ऑक्सीजन पर आएगा, अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो C2H5OH, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड आ गए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, 2 बनाता है, लेकिन इस पर कितने आ गए, 3 आ गए। 3 बनाएगा तो इस पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, किस पर, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपका एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। आफ्टर फ्लोरीन वो आपका सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन के बाद में जो सभी तत्वों में हम देखते हैं वो दूसरे नंबर पर आता है विद्युत ऋणात्मक तत्वों में। ओके, तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक और अल्कोहल भी तो है, दो दो मॉलिक्यूल लिखे था ना मैंने यहाँ पे, तो दूसरा भी है C2H5OH, ठीक है। और ये वाला C2H5OH इस पर पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहां पर इस कार्बन अगर हम सिंपल लेते हैं आपका CH3CH2 करके लिख लो इसको, तब आपके लिए क्लियर हो जाएगा। CH3CH2OH और H, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन एक बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ है, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ है। ये वाली स्थिति होगी ना इसकी, ये वाले कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ओके। और एक इधर ये कार्बन से बना रहा है, बाकी इस कार्बन पर आपका 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ H है और यहाँ भी H, इस प्रकार। तो इस कार्बन पर अब ये ऑक्सीजन यहाँ से इस कार्बन पर अटैक करेगा। अगर ऑक्सीजन अटैक करता है सपोज यहाँ से, तो कार्बन पर 5 बंध बन, ठीक है ना। तो कार्बन पे 5 बंध बनना इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा, यानी यहां से ये H2O आपका अलग हो जाए। समझ रहे हैं आपका, यानी कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आना नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा उस केस में, इलेक्ट्रॉन लेकर के आपका साइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो CH3CH2O देन CH2CH3 और इस ऑक्सीजन पर अभी ये H भी है, ठीक है। और प्लस क्या हो गया H2, जो ये H2O यहाँ से अलग, यहाँ फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, समझ रहे हैं?
यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये बैक साइड अटैक हो रहा है आप, और बैक साइड अटैक आपको कहाँ देखने को मिलता है, SN2 में देखने को मिलता है। फर्स्ट, इससे पहला जो चैप्टर आपका हेलो एल्केन वाला हुआ था, वहां पर SN2 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। देन अभी क्या होगा समझिए, अभी कुछ नहीं होना, ये ईथर के ही समान है, ये वाला जो आपका कंपाउंड बना है ये ईथर के ही समान है, बस इसमें एक हाइड्रोजन ये आपको एक्स्ट्रा लग रही है। तो इस हाइड्रोजन का क्या करना है, कहाँ से लिया था वो आपने, वो H2SO4 से लिया था आपने, जो कि यहाँ पर कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट में रिएक्शन में अपने आप में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ अभिक्रिया की दर को कम ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। लास्ट में उस H+ को वैसे ही बाहर आना है, तो इस स्टेप में यही होगा क्या, जो आपका CH3CH2OH CH2CH3 है आपका, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर को टूटेगा आपका, और क्या हो जाएगा CH3CH2O CH2CH3, ये आपका इथर बन गया, और साथ में H+ आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, वो H2SO4 में वापस चला। क्लियर है, बोलो भाई, समझ आ गया। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले H+ आपका अटैक करने आया है एक अल्कोहल पे, जब उसने अल्कोहल के ऑक्सीजन पर यहाँ पर अटैक किया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन था, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर ऑक्सीजन बैक साइड अटैक होता है यहाँ पर, जब ये ऑक्सीजन बैक साइड अटैक करेगा यहाँ पर तो ये आपका कंपाउंड बनता है, और जो सेकंड वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन था अब पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है, और यहाँ पर H2O आपका अलग हो जाता है, ठीक है ना। एंड लास्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये H+ अलग हो जाएगा और ईथर का मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर चलती है, इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए अब समझिए, तो यानी कि कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। पहला कि तापमान कम होना चाहिए, अधिक तापमान पे अन्यथा क्या होगा आपका, इथीन बन जाएगा, कम होना चाहिए। दूसरा, ये ऐसे इथरों को बनाने में आपका अच्छे से अभिक्रिया देती है जहां पर प्राथमिक आपका एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, यानी ईथर में आपका दोनों साइड जो है वो प्राइमरी एल्काइल समूह अगर हैं तो तब आपका ये अभिक्रिया आसानी से उनको देती है, समझ रहे हैं। यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एल्किल समूह वाले ईथरों को बनाने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपने प्राइमरी अल्कोहल यूज किया होगा तो प्राइमरी आपके एल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सेकेंडरी और टर्शरी यहाँ पर अल्कोहल्स लेंगे, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल लेंगे, तो उनसे ईथरों को बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए द्वितीयक और तृतीयक एल्काइल ग्रुप वाले ईथर नहीं बन पा रहे, ओके। तो तीसरा पॉइंट लिखिए, जब अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होते हैं तो ये SN1 पथ का अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद फलस्वरूप आप लिख सकते हो, फलस्वरूप
द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों को बनाना असफल है। ठीक है, या ईथरों को प्राप्त करना असफल, क्योंकि यहाँ पर देखो दो प्रकार की अभिक्रियाएं, मैंने आपको बोला ना, दो चीजें एक साथ चल रही है। प्रतिस्थापन भी हो सकता है और विलोपन भी हो सकता है। और अगर विलोपन हो रहा है, ठीक है ना, यदि यहाँ पर विलोपन की घटना हो रही है तो फिर आपका एल्कीन बन जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ईथर। ओके, चलिए ये पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग सेकंड अपने मेथड पर बात करेंगे, जो कि है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, चलिए नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। इट इज एन important method to prepare all types of ether. Alkyl halide is allowed to react with sodium alkoxide and then आपका यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। देखो जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जितनी भी है वो सारी आपकी इम्पोर्टेंट है। एक अलग से हम लेक्चर लेंगे जब सिर्फ हम नेम रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन साथ साथ जब चैप्टर में जिस टॉपिक के अंदर कोई भी नेम रिएक्शन आ रही है, जैसे इससे पहले भी आपने बहुत सारी नेम रिएक्शंस देख ली हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईथर को बनाने की एक नेम रिएक्शन है जो कि विलियमसन के नाम से, विलियमसन संश्लेषण भी इसे कहा जाता है और विलियमसन ईथर संश्लेषण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ईथर हमारा बनता है। तो जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगी वो इंपॉर्टेंट है, उनकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, चलिए, तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में आपने ये एल्काइल हैलाइड की आपकी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में भी आ सकता है, क्योंकि ये एल्काइल हैलाइड की आपका रिएक्शन है यहाँ पर। तो एल्काइल हैलाइड जो आपका होता है आरएक्स जिसे आप कहते हैं, उसकी अभिक्रिया जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ हो रही है तो यहाँ पर ये सोडियम का एक लवण अलग हो जाता है और ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप आपका एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, देखो हमारे पास RONA जो कि क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड है, R डैश इसको मान लो, और XR जो आपका क्या है, RX जिसे आप बोलते हैं एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ से X और यहाँ से Na आपका अलग हो जाएगा। अब ये R डैश O और R ये आपका एक साथ आ जाएगा, यहाँ NaX आपका अलग हो गया। यही क्या है, विलियमसन संश्लेषण है। ओके, लिखिए विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, यह है सभी प्रकार के ईथर यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सभी ईथर को बनाने की अभिक्रिया है, जिसमें एल्काइल या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने यहाँ पर एक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझा जो कि अल्कोहल का निर्जलन था और जिसके द्वारा ईथर को प्राप्त किया गया। ठीक है, और साथ ही हमने विलियमसन संश्लेषण यहाँ पर देखा, विलियमसन सिंथेसिस भी जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा ईथर को बनाया जा रहा है, जहाँ पर एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड से कराई जा रही है और वहां पर सोडियम का एक लवण अलग हो जाता है और साथ में आपका क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है,
इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म भी है थोड़ी और थोड़ा, और इसके बारे में हम आने वाले सेशन में पढ़ेंगे अपना। और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।